बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 बायोस्टैटिस्टिक क्रैश कोर्स में खुशामदीद। अब हम जो है वो यूनिट 7 जो कि पी वैल्यू के बारे में है उसके बारे में बात करेंगे। आज के यूनिट के हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करके शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो जनाब, जहाँ तक एलिमेंट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात है तो हमारे पास देखें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक जो है वो हम रिजेक्शन रीजन के अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए करते हैं और दूसरा तरीका हमारे पास है पी वैल्यू अप्रोच। तो रिजेक्शन रीजन के जो अप्रोच की जहाँ तक बात है तो उसमें हम नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं और सिमिलर तरीका ये हम पी वैल्यू में भी करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास अप्रोप्रिएट अल्फ़ा लेवल इसमें हम चूज़ करते हैं, जबकि इसमें हम डायरेक्टली टेस्ट स्टेटिस्टिक्स पे जाते हैं और इसमें हमारे पास ये ये टेस्ट स्टेटिस्टिक तीसरे स्टेप पे है। जब हम टेस्ट स्टेटिस्टिक इसकी मालूम कर लें तो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन जो अल्फ़ा वैल्यू के बेस पे हमारे पास होती है तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उस क्रिटिकल रीजन से बाहर फॉल कर रही है तो हम एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और इसके बेस पे हम उसको कंक्लूड करते हैं। जबकि पी वैल्यू अप्रोच में हमारे पास एक पी वैल्यू होती है जो टेस्ट स्टेटिस्टिक के बाद हमने कंप्यूट करनी होती है, मतलब उसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है और इसके बेस पे हम डिसीजन बनाते हैं और फिर उसको हम कंक्लूड करते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें डिफरेंस क्या है अगर हम डिटेल में बात करें तो देखिए, जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन वाला जो अप्रोच है तो इसमें हमारे पास जो है हम एक अल्फ़ा वैल्यू चूज़ करते हैं और जो रिसर्चर हाइपोथेसिस होता है, मतलब जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, उसको सेलेक्ट करके एक रिजेक्शन रीजन डिफाइन कर लेते हैं जो अल्फ़ा वैल्यू के बेस पे होती है और फिर हम जो टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है उसके साथ हम उसको कंपेयर कर लेते हैं और फिर अपना डिसीजन वो फाइंड आउट करते हैं फॉर रिजेक्टिंग और फेल टू रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। अगर तो हमारे पास जो है वो ये हाइपोथेसिस हमारे पास कोई भी हो, वो वन टेल्ड हो, यानी अपर टेल टू द राइट साइड एंड लोअर टेल टू द लेफ्ट साइड, तो अगर ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट दैट जो कि हमारे पास मीन वैल्यू है वो सैम्पल के मीन वैल्यू से ज़्यादा है और जी कैलकुलेटेड मतलब जी टेबुलेटेड से ज़्यादा है। अगर तो टू टेल हाइपोथेसिस अगर वन टेल हो और लेफ़्ट साइड वाला हो यानी लोअर टेल वाला हो तो इसमें फिर हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं लेस देन, या यहाँ पे भी जी कैलकुलेटेड इज़ लेस देन जी टेबुलेटेड। और अगर टू टेल हाइपोथेसिस हो तो हम इसमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बात करते हैं। ये सिंबल नॉट इक्वल टू का है, जबकि ये सिंबल हमारे पास हमें बताता है कि भाई जो हमारे पास जी कैलकुलेटेड है या तो वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। अगर एक क्वांटिटी दूसरे के इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली या तो वो कम है या फिर ज़्यादा है। जबकि जो पी वैल्यू अप्रोच है ये एक दूसरा अप्रोच है जिसमें हम बुनियादी तौर पे पी वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और यही अप्रोच जो है ये आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है। तो जो पी वैल्यू हम निकालते हैं उसके साथ हम अल्फ़ा की वैल्यू को कंपेयर करते हैं और उसके बेस पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने या फेल टू रिजेक्ट करने की डिसीजन मेकिंग करते हैं। पी वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो देखिए, पी वैल्यू इज़ द एरिया दैट फॉल इन द टेल बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, के जहाँ पे हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक के बाद का जो एरिया आ रहा है, मतलब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के बाहर का जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास पी वैल्यू का एरिया बताता है। जिस तरह क्रिटिकल रीजन के अप्रोच में हमने क्रिटिकल वैल्यू के बाद या बाहर की वैल्यू की बात की थी, तो यहाँ पे हम पी वैल्यू में उससे बाहर की बात करते हैं। पी वैल्यू हमें एक प्रोबेबिलिटी बताती है एक्सट्रीम वैल्यू या मोर एक्सट्रीम वैल्यू की, जो हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू से कहीं ज़्यादा या कहीं एक्सट्रीम होती है। अब आते हैं पी वैल्यू की स्टेप्स की तरफ कि हम इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप ये है कि पी वैल्यू में हम अपना हाइपोथेसिस स्टेट कर लेते हैं और जो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मीन इज़ नॉट इक्वल टू 82 या मीन इज़ ग्रेटर देन 82
या मीन इज़ लेस देन 82। तो हमारे पास इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो नल हाइपोथेसिस बनेगा, तो फर्स्ट वाले में चूंकि हमने नॉट इक्वल टू की बात की थी तो हम इसमें बोलेंगे कि ये इक्वल टू है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अगेंस्ट बात करता है। इसमें हमने ऊपर नल हाइपोथेसिस में कहा था कि ग्रेटर देन, तो इसमें हम सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लेस देन और इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और जो थर्ड वाला था जिसमें हमने कहा कि मीन इज़ लेस देन 82, तो हम इसमें कहते हैं कि मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। दूसरा जो स्टेप है वह हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक का है, जिसमें हम जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक का जी कैलकुलेशन का जो फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर द रूट n इस्तेमाल करते हैं, और इसके ज़रिए हमारे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आती है। जो स्टेप 3 है तो इसमें हम p वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब राइट टेल के लिए हम जो है क्या करते हैं कि जो z टेबल में करस्पॉन्डिंग एरिया है वो मालूम कर लेते हैं। उस एरिया से हम मतलब उस एरिया को हम 1 से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर z वैल्यू 2.23 है तो इसका करस्पॉन्डिंग स्कोर जी टेबल में हमारे पास 0.9871 आएगा। अब इस 0.9871 को हम जो है 1 से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एरिया अंडर द कर्व की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 to 1 होती है। चूंकि p वैल्यू हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, तो इसको हम 1 से माइनस करते हैं। तो जब इसको हम 1 से माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0129, एंड दिस पे वैल्यू इज़ फॉर द राइट टेल हाइपोथेसिस, जो आपको इस फिगर में भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो मीन की वैल्यू है और फिर x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू एक्चुअली वो वैल्यू बता रही थी कि जो हमारे पास कैलकुलेशन के बेस पे आई है। सो आगे की स्लाइड में अब हम देखेंगे कि p वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई कैसे है। चूंकि लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि हमारे पास p वैल्यू राइट टेल के लिए थी, अब हम p वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू या जो लेफ़्ट टेल के लिए है टू टेल हाइपोथेसिस में, वो भी मालूम कर लेते हैं। सो हम जब जी टेबल में करस्पॉन्डिंग एरिया p वैल्यू तो मालूम कर लेते हैं, तो देखें जी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे हमने 2.23 लिया था पॉजिटिव में, तो हमने यहाँ पे -2.23 लिया, और इसका भी करस्पॉन्डिंग एरिया, चूँकि ये नेगेटिव का जो साइन है ये हमें सिर्फ राइट एंड लेफ़्ट साइड के बारे में बताता है, तो यहाँ पे p वैल्यू हमारे पास 0.0129 वही आई। और इसको हमने क्या किया कि चूंकि हमारे पास वो राइट साइड हाइपोथेसिस था, यहाँ पे हमारे पास टू टेल हाइपोथेसिस है, तो हमने राइट साइड को तो उसी में मालूम कर लिया था, लेफ़्ट साइड का भी मालूम कर लिया। तो अब इस जो राइट एंड लेफ़्ट साइड की दोनों जी एरिया के करस्पॉन्डिंग वो एक नंबर आया था। चूंकि ये हम दो एरिया के लिए मालूम करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। जब इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0.0258 आई, और ये एरिया हमारे पास जो है वो p वैल्यू कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर तो वैल्यू इस वैल्यू से कम आ रही है तो हमारी ये p वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी, अगर वो इस वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगी टू टेल हाइपोथेसिस के लिए। और इसी तरीके से फिर हमारा फोर्थ स्टेप जो होता है, हम डिसीजन बनाते हैं, और डिसीजन में हम H0 यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं अगर हमारी p वैल्यू जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की बुनियाद पे आई थी वो हमारे अल्फ़ा वैल्यू से कम होगी, और अगर वो हमारे अल्फ़ा वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको हम रिजेक्ट नहीं करते, उसको हम फेल टू रिजेक्ट करते हैं। सो हम फिर अपने कंक्लूजन में लिखते हैं कि सिंस p वैल्यू जो हमारे पास वो आई थी उसको इधर हम लिखेंगे, जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, अगर वो तो हमारे पास अल्फ़ा वैल्यू से कम होगी तो हम बोलेंगे कि इज़ लेस देन अल्फ़ा वैल्यू, अगर ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन द अल्फ़ा वैल्यू। सो उसके बेस पे हम या तो रिजेक्ट करेंगे या फेल टू रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। और स्टेप 5 में हम कंक्लूजन देंगे कि जैसे जी कैलकुलेटेड हमारे पास अल्फ़ा वैल्यू से कम आई है तो हम फिर H0 को रिजेक्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखें कि एक रिसर्चर ने ये अज्यूम किया है कि जो APTT है पॉपुलेशन का,
उन पेशेंट के पॉपुलेशन का जिसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस डायग्नोज हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 7 का है। अब वो एक रैंडम सैंपल लेता है 30 का और उसमें वो मीन APTT जब मालूम कर लेता है तो वो 50 आ रहा होता है। तो फिर वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करते हुए ये हाइपोथेसिस देता है कि हम अगर पी वैल्यू का मेथड इस्तेमाल करें और वो ये कहता है कि क्या ये मीन APTT वैल्यू जो DVT पेशेंट की थी ये पॉपुलेशन में 53 से डिफरेंट थी, डिफरेंट फ्रॉम 53। सो अब देखें कि ये उसका एक क्लेम है। अब ये पी वैल्यू के मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। सो इन एग्जाम्पल में आप देखें कि हाइपोथेसिस स्टेट हुआ, नल हाइपोथेसिस हमारे पास इक्वल टू 53 सेकेंड, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास इक्वल टू 53 सेकेंड। वहाँ एग्जाम्पल में भी जो 30 का सैम्पल लिया था उसमें 50 कवर्ड इस्तेमाल हुआ था। तो अब देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक हमने लगाई तो x की वैल्यू में हमने क्या किया कि हमने वैल्यू पुट की 50 की और मीन की जगह हमने जो है वो 53 का वर्ड इस्तेमाल, वो डिजिट इस्तेमाल किया और फिर 7 का स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल करके उसको डिवाइड कर लिया 30 स्क्वायर रूट पे। तो हमारे पास जो z कैलकुलेटेड की वैल्यू आई वो थी -2.35। अब चूंकि ये z कैलकुलेटेड की वैल्यू है तो लेफ़्ट साइड को शो कर रही है तो हम इसकी z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं, और चूंकि ये हमारे पास इक्वल टू नॉट इक्वल टू की मतलब ये है कि ये हमारे पास टू टेल हाइपोथेसिस है, तो हम उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम p वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए चूंकि हमारे पास z टेस्ट की वैल्यू -2.35 आई थी, तो जब हम साइन को इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये माइनस साइन हमें लेफ़्ट साइड का बता रहा है। सो हम जब एरिया देखते हैं जी टेबल में 2.35 तो करस्पॉन्डिंग एरिया हमारे पास 0.0094 आ रहा होता है। चूंकि हाइपोथेसिस हमारे पास टू टेल हाइपोथेसिस था तो इस 0.0094 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं और इसका जवाब हमारे पास आता है 0.0188, जो कि हमारे पास एक्चुअली इस एग्जाम्पल के लिए p वैल्यू है। तो चूंकि हमने सिग्निफिकेंट लेवल 5 का लिया था अल्फ़ा की वैल्यू, तो हम जब उसको p वैल्यू या प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो आप देखें कि उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास 0.05 आएगी। तो अब इसको कंपेयर करते हैं अपनी p वैल्यू के साथ और अब आते हैं डिसीजन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या किया, हम अपना डिसीजन शो करने से पहले अपना रूल स्टेप 4 में रिवाइज कर लेते हैं कि या हम याद कर लेते हैं कि हमारे पास H0 तब रिजेक्ट होगा अगर हमारे टेस्ट की p वैल्यू जो है वो अल्फ़ा लेवल से कम आती है, और अगर p वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम फेल टू रिजेक्ट करेंगे। सो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि चूंकि हमारी p वैल्यू जो कि 0.0188 थी और वो अल्फ़ा वैल्यू यानी 0.05 से कम थी, तो चूंकि ये कम है इसीलिए अपने रूल के हिसाब से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस टेस्ट स्टेटिस्टिक की बुनियाद पे इनफ एविडेंस है कि हम ये कंक्लूड कर सके कि जो मीन EPTT था DVT पेशेंट का वो डिफरेंट था 53 सेकेंड से।